जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? सदर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक आईनी क्राइसिस पैदा हो गया। सदर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या सदर साहब को इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक वॉल ऑफ शेम बनाने का फैसला कर लिया है, और उस पर किसका नाम लिखेंगे ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राज है जो हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज 2 घंटे बाद मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया है। अब ये उम्मीदवार तब्दील क्यों किया गया है, और असलम इकबाल साहब क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे या वो उम्मीदवार नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अब से 2 घंटे बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा, और उसके लिए अब 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और जाहिर है उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बल्कि 90% चांसेस उन्हीं के हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले असलम इकबाल साहब का नाम दिया गया था, और ख्याल यह किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि असलम इकबाल साहब ठीक ठाक मुकाबला करेंगे। लेकिन असलम इकबाल साहब अब मैदान में मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना आफ्ताब साहब का नाम दे दिया। अब राना आफ्ताब साहब मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला करेंगे, लेकिन जाहिर है उन्होंने हारना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपनी पावर का ठीक ठाक किस्म का शो पंजाब असम्बली में करेंगे। अब सवाल यह है कि असलम इकबाल साहब को क्यों पार्टी ने नामजद नहीं किया, और वो तो पहले उनके उम्मीदवार होते थे, उनका नाम वापस क्यों लिया? इसकी 2 मेन रीजन है। पहली रीजन यह है कि असलम इकबाल साहब घर से गायब हैं, और वो कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कौन लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना सर्कल है, जो उनका इनर सर्कल है, वो ये दावा कर रहा है कि असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रियासत उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं कर रही। और ये जो गिरफ्तारी है मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पे हुई है। अब सवाल यह है कि रियासत या गवर्नमेंट उन्हें किसी अदालत में पेश क्यों नहीं कर रही? उसकी वजह यह है कि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट का राहदारी जमानतनामा है, और उसकी मौजूदगी में कोई भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लिहाजा अंदेशा यह है कि अगर उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया या किसी थाने में पेश किया गया, तो फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत में पंजाब पुलिस को तलब कर लेगी, और उससे बचने के लिए अब जिसने भी उन्हें गिरफ्तार किया है वो किसी जगह उन्हें पेश नहीं कर रहा। अब ये नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि इसके मुकाबले में पंजाब पुलिस का ये कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद ही जेर जमीन है और वो किसी जगह अपीयर नहीं हो रहे। ना वो पंजाब असम्बली आ रहे हैं, ना वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना वो किसी जगह पेश हो रहे हैं। तो बेसिकली उनको एक इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं बाहर निकला तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। बल्कि सफ्तान खान साहब जो पंजाब असम्बली के पुराने स्पीकर थे, उन्होंने भी उन्हें कहा था कि आप आएं और मैं आपकी जमानत लेता हूं कि किसी किस्म की गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी तरीके से छुप छुपा के किसी डिक्की में बैठ के भी पंजाब असम्बली के सेशन में पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर मैं जानूं और पुलिस जाने, आपका हल्फ हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको घर पहुंचाऊंगा। लेकिन असलम इकबाल साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली पहुंचने के लिए तैयार नहीं। तो अब 2 नैरेटिव है उनके बारे में। पहला नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और सिर्फ इस अंदेशे से कि कहीं पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत के लिए पंजाब पुलिस को तलब ना कर ले। इन्हें इसलिए किसी ना पुलिस स्टेशन में पेश किया जा रहा है और ना किसी भी अदालत में पेश किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और जो पंजाब की गवर्नमेंट है और जो पुलिस है, उसका यह कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, वो अपनी रजामंदी से कहीं छुपे हुए हैं और हम खुद उन्हें तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ खासे नए सबूत भी आ चुके हैं। तो बहरहाल असलम इकबाल साहब क्योंकि नहीं पहुंच रहे थे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बदल लिया। अब राना आफ्ताब साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जाहिर है मरियम नवाज साहिबा जीत जाएंगी, और जीतने के बाद ये पाकिस्तान की पहली खातून होंगी जो किसी सूबे की चीफ मिनिस्टर बनेगी। तो मैं उन्हें पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ उन्हें यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आपके पास गेंद है, और आपने अगर परफॉर्म ना किया तो शायद उसके बाद फिर खवातीन के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्योंकि इससे पहले 2 चीफ मिनिस्टर्स ने पंजाब में बहुत काम किए हैं, और आपका मुकाबला उनकी कारकर्दगी के साथ होगा। जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को वाकई टर्न अराउंड किया था,
और वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर साबित हुए जिनका नाम तारीख में रकम हो चुका है। और उसके बाद जो 16 महीने मोहसिन नकवी साहब को मिले, उन्होंने भी कमाल कर दिया। तो अब आपका मुकाबला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से है और उसके साथ साथ अपने चचा मियां शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से है। तो अब आपने उनसे ज्यादा परफॉर्म करना है। अगर आपने उनसे ज्यादा परफॉर्म किया तो फिर पंजाब कभी आपको फरामोश नहीं कर सकेगा, और अगर आप परफॉर्म न कर सकी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी नुकसानदेह होगा, और साथ साथ उन तमाम खवातीन के लिए जो आपकी शक्ल में चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं और जो आपकी मिसाल को सामने रख के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। तो अब खवातीन के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है आपकी शक्ल में। अगर आप कामयाब हो गई तो बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी खवातीन वो सियासत में भी आएंगी और आपकी पैरवी करते हुए बहुत आगे जाएंगी। अब हम अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का यह दावा है कि हमने उन तमाम आरोज को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल देना, या उन्हें गिरफ्तार कर लेना, या उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर देने, या उन्हें जॉब से फारिग कर देना है जिन्होंने धांधली किया और खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर है। तो उन सब आरोज को आइडेंटिफाई करके हम उन्हें पहले फारिग करेंगे और फिर उसके बाद हम पेशावर के अंदर एक वाल ऑफ शेम बनाएंगे और उस वाल ऑफ शेम पे उन तमाम आरोज के नाम लिखे जाएंगे जिनकी वजह से इस इलेक्शन में धांधली हुई है। तो उन्होंने एक ये फैसला कर लिया है कि आरोज को फारिग किया जाएगा, या उन्हें सूबा बदर किया जाएगा, या फिर उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होगी। और उसके बाद फिर वाल ऑफ शेम के ऊपर उनके बाकायदा नाम लिख के पाकिस्तान के अवाम को यह बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन रिग हुए थे। तो एक बड़ा कदम अली अमीन गंडापुर साहब उठा रहे हैं, और अगर इन्होंने ये कदम उठा लिया तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में एक नई गेम आ जाए। वो एक वाल ऑफ शेम बनाएं, उसके ऊपर नाम लिखें, फिर वहां पे लोग आएं, लोग आके वहां पे तकरीरें करें, और यह भी इम्कान है कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल किया जाए। लेकिन जो ऑफिसर्स जिनके नाम वाल ऑफ शेम पे आएंगे, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनके कैरियर क्या क्या बनेगा, वो किसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सिविल नाफरमानी हो जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी फिर काम करना बंद कर देगी। और अगर उसने कलम छोड़ काम का ऐलान कर दिया, कलम छोड़ हड़ताल का, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आपने सूबा चलाना है तो वहां पे आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये कदम उठाना शुरू हो गए हैं तो फिर जाहिर है फिर ब्यूरोक्रेट्स तो आपका साथ नहीं देंगे, फिर आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो कहां से आप करेंगे। तो इससे एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में। और मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब को यह काम करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नताइज हैं और फिर उन्हें ये नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब हम आते हैं सदर साहब की तरफ। सदर साहब को 4 दिन पहले, बल्कि 5 दिन पहले वजारत कानून की तरफ से समरी गई थी कि हमारे क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं और अब गवर्नमेंट तैयार है, तो आप फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलवाएं। लेकिन सदर साहब ने 5 दिन से उस समरी पर साइन नहीं किए, और फिर जब वजारत कानून के एक अहलकार उनके पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आपके पास समरी पड़ी हुई है, तो या तो आप उसे रिजेक्ट कर दें, अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर यह सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो सदर साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, और जब तक उस सियासी जमात के पास मखसूस सीटें नहीं होंगी मैं इस ऐवान को मुकम्मल नहीं समझूंगा, और जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होगा इसका इजलास बुलाने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने जो वजारत कानून के अहलकार हैं, बल्कि वजीर हैं, उनको माजरत कर ली उन्होंने, और उसके बाद फिर सदर साहब के खिलाफ अब एक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उनके बेटा जो है साहबजादा है, उसने जो अपना टैक्स डिक्लेयर किया था वो 12 लाख रुपए इनकम के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, जबकि एक बैरूनी कंपनी जो है, एक बैरूनी एनजीओ है, उसने 700 करोड़ रुपए उनको इमदाद भी दी थी। फिर 3 क्लिनिक्स हैं और वो चल रहे हैं कराची के अंदर, और उसमें आरफ अलवी साहब भी उसके शरीक हैं, उसके हिस्सेदार हैं। और उसके साथ साथ जो ऐवान सदर के अंदर वो गड़बड़ करते रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार करते रहे हैं, जिस तरह उनके जहाज इस्तेमाल होते रहे हैं, जिस तरह गाड़ियां इस्तेमाल होती रही हैं, जिस तरह कैंप ऑफिस सदर साहब ने बनाए हुए थे, और जिस तरह उन्होंने तोशा खाने के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो सारे चैप्टर अब खुलने शुरू हो गए। और जब ये चैप्टर अब खुलेंगे तो सदर साहब के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि सदर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला कर लिया है, और अब वो इमरान खान साहब के कहने पे ही इजलास बुलाएंगे, और अगर इमरान खान साहब उन्हें नहीं कहते तो फिर ये इजलास सदर साहब की तरफ से नहीं बुलाया जा सकेगा।
तो ये एक बड़ी एक हैरानकुन किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए अब दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली 29 फरवरी को इजलास खुद बुला ले और तमाम MNAs को बुला के उनसे हलफ ले लिया जाए और ये इजलास है स्पीकर साहब खुद बुलाएंगे। और अगर ये स्पीकर साहब इजलास बुला लेते हैं तो हो सकता है फिर अपोजिशन इस चीज को उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन जाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो वहां पे एक नया चैप्टर खुलेगा। आइन की एक नए सिरे से तशरीह करनी पड़ेगी कि अगर सदर साहब को इजलास ना बुलाएं तो क्या स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इजलास खुद बुला सके। दूसरा यह है कि सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट से कहा जाए कि वो ये समरी फौरी तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। अगर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ये नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर जाहिर है उससे भी इजलास तलब किया जा सकता है, उससे भी इजलास हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन यह है कि सदर साहब की मिन्नत की जाए कि जनाब आपके दिन थोड़े रह गए हैं, 9 मार्च को इजलास को नए सदर साहब आ जाएंगे, तो आप एक अच्छी रवायत छोड़ के जाएं। आप इस किस्म की कार्रवाइयां ना करें कि उसके बाद लोग आपको बुरे लफ्जों से याद रखें या फिर मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हो जाए और इस सियासी बहरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डीरेल हो जाए। तो सदर साहब की मिन्नत भी की जा सकती है। और अगर सदर साहब नहीं मानते तो फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। और अगर वो भी मुमकिन नहीं होता और सदर साहब उसके रास्ते में हायल हो जाते हैं या फिर वो कोई ट्वीट कर देते हैं तो फिर अगला ऑप्शन यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली खुद ही इजलास कॉल कर ले और 29 फरवरी को इजलास कॉल करके तमाम जो नए MNAs हैं उनसे हलफ ले लिया जाए और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर उसके बाद स्पीकर साहब का तयन हो जाए, फिर डिप्टी स्पीकर का तयन हो जाए और उसके साथ ही नए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका इंतखाब हो जाए, फिर उनसे हलफ ले लिया जाए। तो ये चांस मुमकिन है कि हो सकता है कि इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़े क्योंकि सरेदा सदर साहब बहरहाल डट गए हैं और उनका यह कहना है कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होगा मैं उस वक्त इजलास नहीं बुलाऊंगा। और ऐवान की तकमील उनके जहन में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें बाकायदा दे दी जाएं। अब अगर उन्हें मखसूस सीटें नहीं मिलती तो सदर साहब मेरा नहीं ख्याल के किसी किस्म के इजलास बुलाने की फेवर में होंगे। तो एक नया क्राइसिस है जो सदर साहब ने पैदा कर दिया और इस क्राइसिस के बाद अब मेरा ख्याल है सदर साहब का एहतसाब भी शुरू होने वाला है। सदर साहब के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे और उन चीज़ों में कालीन भी होंगे, उन चीज़ों में जेवरात भी होंगे, उन चीज़ों में बड़ी कीमती पेंटिंग्स भी होंगी, उन चीज़ों में वो सरमाया वो पैसा भी होगा जो सदर साहब अपने दोस्तों को नवाजते रहे। और फिर इनके साथ साथ वो फैमिली के अफेयर्स भी होंगे जिन्होंने दिल खोल के ऐवान सदर को इस्तेमाल किया। फिर उनके कैंप ऑफिस हैं वो भी खुलेंगे और जो सदर साहब के नाम पे कराची के अंदर 3 क्लिनिक्स चल रहे हैं दांतों के, वो चैप्टर भी खुलेंगे। और फिर सदर साहब को जो उनके साहबजादे को बल्कि जो 700 करोड़ रुपए बाहर से इमदाद मिली है वो इमदाद भी खुलेगी और फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि 700 करोड़ रुपए आपने किस कैपेसिटी में लिए और उन्हें किस जगह पे खर्च किया और फिर आपने उसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो इसके साथ साथ कुछ उनके दोस्त भी हैं सदर साहब के, उन दोस्तों के चैप्टर्स भी खुलेंगे कि आप सदर साहब को आके क्या मशवरे दिया करते थे और सदर साहब से क्या क्या फेवर्स लेते थे। तो सदर साहब ने अपने लिए एक ऐसा चैप्टर खोल लिया है जो मेरा ख्याल एंडलेस है और आने वाले दिनों में सदर साहब को इसका ठीक ठाक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो अपोजिशन जो इस वक्त अपोजिशन और कल की गवर्नमेंट है वो मेरा ख्याल है सदर साहब का नाटका ठीक ठाक किस्म का बंद करेगी और इनसे सवाल करेगी कि आप एक आईनी क्राइसिस क्यों पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सदर साहब को बुला के पूछ ले कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। तो सदर साहब अड़ चुके हैं और सदर साहब अब इस सिस्टम को चलता हुआ नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा।